नीतियां जो बनी थी उन कानूनों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खत्म कर दिए गए हैं, उनके बारे में बोलेंगे और ये भी बताएंगे कि उनका क्या प्रोग्राम है इस जन आंदोलन के लिए जो दलित विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे सरकार कोई ना हो, कोई भी हो, और आज की सरकार बीजेपी सरकार है, हम सवाल उसी से करेंगे चाहे कितनी जालिम क्यों ना हो। तो जगदीश राज शर्मा जी आपके। धन्यवाद रमेश जी, आपने एक तो मुझे जहाँ बुलाया इसके लिए, तो पहली बार हम इस मंच पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये शहीद भगत अमरनाथ जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और रिस्पेक्टर आर के कलसोत्रा जी जो प्रेसिडेंट आपके इस कॉन्फेडरेशन के, और भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियनों के संगठनों के से आए नेतागण, अधिकारीगण, और जहां उपस्थित बैठे सभी साथियों। दोस्तों, मैंने देखा है कि इस कॉन्फेडरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना। आज हम देखते हैं कि इसी तरह की आवाज़ें जो हैं वो एक दिन बड़ी आवाज़ बन जाती है। आज अगर हम इलेक्शन जिस ढंग से हो रहे हैं हमारे देश में, तो कोई भी अगर वोट डालकर बाहर निकलता है तो उसको पूछा जाता है कि क्या, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला, तो उसको कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। इसलिए ये जो आज जो कॉन्फेडरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, एक नेशनल एजेंडा जो है वो बन चुका है। इसमें दो राय नहीं कि अगर भीमराव अंबेडकर जी उस संविधान सभा में नहीं होते तो आज इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस देश में नहीं मिला होता। बहुत से लोग तो ये कहते हैं, चर्चा करते हैं, भाई देखो जी, ये संविधान सभा में जो संविधान जो बना उसमें अकेले अंबेडकर साहब नहीं थे। तो हम उनको कहते हैं कि ये अंबेडकर साहब अगर उसमें नहीं होते तो इस तरह का संविधान भी नहीं बनता, जिन्होंने वो दलितों के लिए, मेहनत जनता के लिए, मजदूरों के लिए और डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, और जो समाज के हमारे तबके हाशिए पर हैं उनके लिए जो उन्होंने वहाँ पर उनके अधिकार दिए, इस तरह का संविधान नहीं होता अगर वहाँ भीमराव अंबेडकर उस संविधान सभा में नहीं होते। आज साथियों, हम देखते हैं कि 1991 से, जैसे जहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, जैसे ही इस देश में नई पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीतियाँ आई, जिसे नियो लिबरलिज्म भी कहा गया, नवोदारवादी नीतियाँ कहा गया और ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, उन नीतियों को आगमन के ऊपर सबसे पहले अगर उन नीतियों का विरोध किया था तो लेफ्ट की ट्रेड यूनियनों ने किया था। हमने उसका आगे बढ़ के विरोध किया था और हमने कहा था कि ये नीतियां विनाशकारी नीतियां हैं जो देश में बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी और देश में गरीबी और असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वो नीतियां हैं, इसका हम विरोध उस वक्त करना शुरू किया 1991 में, और 1991 से लेकर पिछले साल तक, यानी कि इस साल तक के फरवरी महीने तक 23 राष्ट्रीय यानी कि कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई हैं। और शुरू में सिर्फ जो लेफ्ट की 4 ट्रेड यूनियन थी वही इकट्ठी थी इस संघर्ष में, और उसके बाद 2010 में बाकी ट्रेड यूनियन जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं उनको भी समझ में आया भाई नहीं, ये वाकई सही कह रहे हैं कि जो नई आर्थिक नीतियाँ इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान वर्किंग क्लास को हो रहा है, संविधान को भी हो रहा है, डेमोक्रेसी भी हो रहा है, इसलिए हमें भी इस मूवमेंट में जुड़ना चाहिए। और 2010 में सभी ट्रेड यूनियन, केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, वो सभी इकट्ठी हुई और एक मंच पर आई और इस आंदोलन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया गया। हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया गया, जैसे ये सरकार खास करके जब हम 2013 से पहले की बात करते हैं, 14 की पहले की बात करते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन और इन नीतियों को लागू करने में सरकार इतनी तेज़ी नहीं दिखा रही थी जितनी तेज़ी 2014 के बाद इन नीतियों को लागू करने में सरकार ने दिखाई है।
और प्राइवेटाइजेशन की बात जहाँ तक है, अब देखिए आज की डेट में जितने भी सरकारी अदारे हैं या फिर वो जितना भी पब्लिक सेक्टर है हमारे देश का, वो सारा ही सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। चाहे वह बैंक हो, LIC हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हमारे जो पोर्ट्स हो, इवन के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और डिफेंस है उसका भी प्राइवेटाइजेशन सरकार ने कर दिया गया है। और जो रेगुलर जॉब है वो बिल्कुल खत्म हो गया है और कंट्रैक्टराइजेशन जो है, कैजुअलाइजेशन जॉब जो है वो बढ़े हैं। और दूसरा इसमें ये क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन से करने से जो आरक्षण है, हाँ वही बताएंगे, प्राइवेटाइजेशन का जो आरक्षण जो है, ये प्राइवेटाइजेशन के चलते आरक्षण बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, आज की डेट में इरोड हो चुका है। ये सरकार अपनी नीतियां इस ढंग से इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसको पता है कि मुद्दा चुनाव का भी है, तो इसको आस्ता आस्ता ऐसी नीतियां लाके खत्म कर रही है ताकि आम जनता इसको समझ ना पाए। हमें जो आपकी जैसे जनाब कह रहे हैं मुझे पे आगे क्या करना है, अगर आप हमारा 21 सूत्री मांग पत्र देखेंगे सभी ट्रेड यूनियनों का, तो उसमें एक बड़ी मांग तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन खत्म किया जाए और इसमें प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण दिया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हम शुरू से उठाते आ रहे हैं। ये एक मुद्दा हमारा है जो उसमें कर रहे हैं। दूसरा हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये रेगुलर जॉब जो है वो होने चाहिए। ये हम कंटिन्यू इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी अभी भी अगर हम देखते हैं कि कोई ईमानदारी से संगठन, अगर कोई SC ST खास करके ये माइनॉरिटी के लिए या दलितों के आरक्षण के लिए या दूसरे के लिए अगर कोई ईमानदारी से फाइट करता है तो वो लेफ्ट की ट्रेड यूनियन इसके करती है। आप देखेंगे अगर हमारा को हमने बताया कि अभी तक हमने 23 बड़े जो कंट्री वाइड स्ट्रगल जो है इसमें की है और इसमें मेन मुद्दा जो है ये भी है कि प्राइवेट कंपनियों में जहां भी भर्ती होती है उसको आरक्षण दिया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा उसमें रहता है और आगे भी हम लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। और अब रमेश जी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, ये इनको पता है ये चलते जिनके हम किस तरह की लड़ाई इसमें लड़ते हैं। लोग हम देखते हैं कि बहुत कम लोग आप देखते होंगे CIT जो है हमेशा संघर्षरत रहती है, हमेशा स्ट्रगल में रहती है और ये आवाज उठाती रहती है और लोगों को जागृत करती रहती है। अब लोग किस कदर तक हमें ज्वाइन करते हैं जो उन पर निर्भर करता है, लेकिन हम जो आवाज है वो झंडा अकेले लेकर भी आगे चलते रहते हैं। ये हमारा संघर्ष है और हम आपके संघर्ष के साथ साथ हैं। हमें खुशी हुई कि आपके इस मंच पर आए, हमें बोलने का अधिकार मिला, बोलने का मौका मिला और आप लोगों के मुद्दों के बारे में भी जानकारी हासिल हुई और इनको आगे लेकर हम आपके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश राज शर्मा जी। मैंने जैसे पहले